तो भैया पढ़ाई लिखाई शुरू करें। हम लोग पढ़ रहे थे कॉस्ट चैप्टर, है ना। नोट्स है सबके पास? जिसके पास नहीं है ले लो, यहाँ से ले लो। देखो स्टार्टिंग से एक बार फटाफट से शॉर्ट रिवीजन हो गया बातचीत। शॉर्ट रिवीजन करते हैं। कॉस्ट दो प्रकार का होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। क्या होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट? व्हाट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट? और जो ओनर से रिलेटेड होता है, ठीक है, और जो किसी को हमें पेमेंट करने का ऑब्लिगेशन नहीं होता। और एग्जाम्पल बता दो दो तीन। इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, ओनर जो अपना पैसा बिजनेस में लगाया है उसका इंटरेस्ट कॉस्ट। और खुद का बिजनेस में जो हम अपना बिल्डिंग या प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं उसका जो रेंटल है वो। और रिक्स, जो ओनर रिक्स बियर कर रहा है उसका प्रीमियम। और ओनर का सैलरी। बेसिकली चार प्रकार का इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है। बुक में देखोगे तो तुम्हें तीन मिलेगा, लेकिन नॉर्मली चार प्रकार का इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है। ओनर से रिलेटेड जितना कॉस्ट है हम ऑलमोस्ट सभी को इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर में लेते हैं। ओनर को पैसा देना जरूरी नहीं होता, बाकी बाहर वालों को देना जरूरी है। ओनर रिस्क लेगा, ओनर अपना पैसा लगाएगा, ओनर दिन भर मेहनत करेगा, ओनर सब कुछ करेगा, लेकिन फिर भी बिजनेस बोलता है कि ओनर को पैसा देना जरूरी नहीं है, पैसा बाहर वालों को देना जरूरी है। ये जो बाहर वालों को पैसा हम देते हैं ये आता है हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अंदर में, ठीक है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? वो कॉस्ट जो हम बाहर वालों को पेमेंट करते हैं। ये क्या मैंडेटरी होता है या ऑप्शनल होता है? मैंडेटरी होता है, इनको पेमेंट करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल दो एक्सप्लिसिट कॉस्ट का, दो तीन। सैलरी, वेजेस, रॉ मटेरियल का पेमेंट, सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, इंटरनेट बिल, ये सब चीज क्या है? हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। इसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम एंट्री भी करते हैं, है ना। जब हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल एंट्री करते हैं तब ये सारे खर्चों का जर्नल एंट्री भी किया जाता है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़े थे शॉर्ट रन कॉस्ट के अंदर में, एक था फिक्स्ड कॉस्ट, एक था वेरिएबल कॉस्ट। क्या होता है फिक्स्ड कॉस्ट? बुक देखना नहीं है, ठीक है, बुक को हटा दो, बुक को अभी देखना नहीं है, ठीक है। बताओ फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? वो कॉस्ट जो आउटपुट के साथ वेरी नहीं करता, जो हमेशा फिक्स रहता है। चाहे तुम प्रोडक्शन करो या ना करो, फैक्ट्री टेम्परेरी पीरियड के लिए बंद रहे या तुम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करो, वो जो कॉस्ट है वो हमेशा फिक्स रहेगा। उस कॉस्ट को बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट। एग्जांपल रेंट और सैलरी ऑफ वॉचमैन, या सैलरी, फिर जो कॉस्ट चेंज नहीं हो रहा है बार बार, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? जो आउटपुट के साथ चेंज होता रहता है। आउटपुट बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगा, आउटपुट कम होगा तो कॉस्ट भी कम हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का डायग्राम कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम कैसा होता है? इन्वर्टेड एस शेप का होता है। दोनों कॉस्ट को अगर हम ऐड कर दें, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, तो हमें क्या मिल जाता है? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होता है? व्हाट इज टोटल कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। जो किसी भी बिजनेस में किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो फिक्स्ड कॉस्ट लगाए और जो वेरिएबल कॉस्ट लगाए, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट का डायग्राम कैसा होता है? इनवर्सली एस शेप का ही होता है। और लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होता है? वो स्टार्ट जहां से फिक्स्ड कॉस्ट स्टार्ट होता है वहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ प्रॉपर्टीज डायग्राम याद आ रहा है? फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, बुक को नहीं देखना है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम याद आ रहा है? अब बताओ तीन चार पॉइंट मुझे बताओ वो डायग्राम को याद करके। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहला पॉइंट, फिक्स्ड कॉस्ट कैसा होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वेरिएबल कॉस्ट कैसा होता है? इन्वर्टेड एस शेप।
फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस, सॉरी, टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का लाइन और वेरिएबल कॉस्ट का लाइन आपस में पैरेलल होता है, ठीक है। और क्या पॉइंट लिख सकते हैं? शेप के ऊपर एक दो पॉइंट लिख सकते हैं, गैप के ऊपर एक दो पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम डायग्राम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग पढ़े थे, ये कॉस्ट खत्म होने के बाद हम एवरेज कॉस्ट शुरू किए थे पढ़ना, ठीक है। एवरेज कॉस्ट में हम एक ही पढ़े थे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, याद है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ठीक है। अब इसका डायग्राम कौन से शेप का होता है? याद करो, लास्ट क्लास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यू शेप नहीं। तुम्हारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का डायग्राम जो होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। निकालो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, बुक में कहाँ था? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालो, डायग्राम देखो। ये एक ऐसा चैप्टर है ना, एग्जाम के टाइम में तुम्हें पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। ये इसका डायग्राम तुम्हें ऐसे याद होना चाहिए कि एग्जाम के टाइम पर ये चैप्टर तुम्हें खोलना भी ना पड़े, ठीक है। इतना इजी चैप्टर है और गिन चुन के 6-7 टॉपिक है। एक तो हम लोग सबसे पहले पढ़े फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा पढ़े वेरिएबल कॉस्ट, तीसरा पढ़े हम लोग टोटल कॉस्ट, चौथा पढ़े हम लोग एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, और 3 टॉपिक पढ़ेंगे, बस खत्म। 7 टॉपिक टोटल गिन के है इस चैप्टर में, ठीक है। बताओ, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डायग्राम कैसा होता है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट नॉर्मली क्या होता है? इनिशियली तेजी से फॉल करता है, लेटर ऑन स्लोली फॉल करता है। क्यों ऐसा होता है? लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तुम किसी और को किसी और के साथ मिक्स कर रहे हो, वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में होता है लॉ वेरिएबल। यहाँ क्या लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन? लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है? इनिशियली हमें इंक्रीजिंग रिटर्न मिलेगा, फिर हमें कांस्टेंट रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न मिलेगा। इसमें तो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन का कोई काम ही नहीं है। ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज फॉर्मूला है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, और न्यूमरेटर हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट, और डिनोमिनेटर क्या होता है? इंक्रीज होता जाता है। 1 यूनिट बनाए, 2 यूनिट बनाए, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। तो कभी भी किसी भी फॉर्मूला में न्यूमरेटर कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा? कंटिन्यू फॉल करेगा, ठीक है। इनिशियली तेजी से फॉल करता है, लेटर ऑन स्लोली फॉल करता है, ठीक है। डायग्राम का शेप को क्या बोलते हैं हम लोग? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा, मुझे अब ये बताओ, क्या ये डायग्राम कभी एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को टच करेगा? एक्स एक्सिस को क्यों टच नहीं करेगा? एक्स एक्सिस को टच क्यों नहीं करेगा? ये यहां टच क्यों नहीं होगा? यहां पे टच करने का मतलब है, यहां पे टच करने का मतलब है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होना चाहिए? 0। अब तुम मुझे बताओ, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। अब ये तो फिक्स है। अब डिवाइडेड बाय ऐसा क्या करोगे कि ये 0 है? क्या कभी आ सकता है मैथ्स के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग? एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 कभी 0 हो सकता है? 0 कभी भी नहीं होगा। अगर तुम एनीथिंग डिवाइडेड बाय कुछ भी नंबर ले लो, नीचे 0 भी ले लो तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। 1 लोगे तो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगा, 2, 3, 4 कोई भी नंबर लो, हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक है। इसीलिए वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर सकता। क्लियर है बात? वाई एक्सिस को टच क्यों नहीं कर सकता? जब वाई एक्सिस को टच करेगा इसका मतलब एक्स 0 हो गया। एक्स 0 मतलब क्वांटिटी 0, और जैसे ही हम क्वांटिटी 0 पुट करेंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में, मान लो 100 है, डिवाइडेड बाय 0, तो ये पूरा चीज क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइन। तो इसीलिए ये कभी वाई एक्सिस को भी टच नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर है बात? यहां तक हम पढ़े थे पिछले क्लास में। इसके बाद हम शुरू किए थे एक टॉपिक, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, है ना। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हम शुरू किए थे, लेकिन वो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था। आज हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ेंगे। आ जाओ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अभी तक जो चैप्टर में टॉपिक से याद है, 4 टॉपिक ही है टोटल, ठीक है। चारों का डायग्राम याद आ गया है, चारों का कॉन्सेप्ट याद है। 5वां में चलते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट कैसा होता है?
इन्वर्टेड एस शेप का होता है ना, इन्वर्टेड एस शेप का होता है। मतलब वेरिएबल कॉस्ट तुम्हें पता है ऑलरेडी कि इनिशियली मतलब राइज करता है, ठीक है। जो हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में भी, वेरिएबल कॉस्ट कैसा होता है, वेरिएबल कॉस्ट इनिशियली क्या होता है, इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट एंड लेटर इंक्रीजेस एट अ इंक्रीजिंग रेट। वेरिएबल कॉस्ट स्टार्टिंग में स्लोली राइज होता है। क्यों स्लोली राइज होता है? स्टार्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट स्लोली राइज होता है। तुम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को याद करने का कोशिश करो। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या होता था, पहला लेबर आया तो कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ, मान लेते हैं 1000 यूनिट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। दो लेबर आए तो दोनों मिलकर कितना प्रोड्यूस किए, 3000 यूनिट प्रोड्यूस किए। तीसरा लेबर आया और तीनों मिलकर कितना प्रोड्यूस किए, मान लेते हैं 6000 प्रोड्यूस किए, ठीक है। चार लेबर आए तो चारों मिलकर कितना प्रोड्यूस किए, 10,000। तो ध्यान दो, लेबर कॉस्ट हर बार कितना से इंक्रीज हो रहा है, मान लो एक लेबर का कॉस्ट है 500 रुपए, तो हर बार कॉस्ट सिर्फ 500 से राइज हो रहा है। इनिशियली हर बार कॉस्ट सिर्फ 500 से राइज हो रहा है, लेकिन प्रोडक्शन तेजी से राइज हो रहा है। पहले 1000 से बाद फिर 2000, फिर 3000, फिर 4000। तो अगर मैं पर यूनिट कॉस्ट निकालूं तो इनिशियली क्या होगा, फॉल होगा। पर यूनिट कॉस्ट क्या होगा, स्लो डाउन हो जाएगा पर यूनिट कॉस्ट इनिशियली, क्योंकि इनिशियली यूनिट तेजी से बढ़ रहा है, कॉस्ट स्लोली बढ़ रहा है, ठीक है। लेटर ऑन ये चीज रिवर्स हो जाता है, पांचवा लेबर आया, छठवां लेबर आया, सातवां, आठवां, नौवां, अब जो है हमारा कॉस्ट वही 500 से इंक्रीज होगा, लेकिन क्वांटिटी अब सिर्फ इंक्रीज होने की जगह अब क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। तो पर यूनिट कॉस्ट क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आया? इसीलिए लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा कॉस्ट होता है वो उसी तरीके से काम करता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में हो, एवरेज कॉस्ट का सेकंड पार्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये रहा फॉर्मूला तो तुम्हें पता है, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ठीक है। जो फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला था, फिक्स के जगह क्या लगा देंगे, वेरिएबल लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखो डायग्राम होता है यू शेप का। क्यों यू शेप का होता है, इनिशियली पर यूनिट कॉस्ट कम होता है, उसके बाद ये राइज होना शुरू हो जाता है। कोई भी चीज पहले कम होगा फिर राइज होना शुरू होगा, तो शेप क्या होगा, यू शेप का होगा। इनिशियली कम हुआ फिर राइज हुआ, ठीक है। तो इनिशियली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम होता है, फिर धीरे धीरे राइज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। Initially, average variable cost curve falls due to increasing return to a factor with better utilization of fixed and variable factor. After reaching its minimum level, जब वेरिएबल कॉस्ट अपने मिनिमम पॉइंट पर पहुंच जाएगा, मिनिमम पॉइंट मतलब अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा, फिर वो क्या करेगा, राइज होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है बात? समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बोलो नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर समझेंगे। क्लियर है? तो यहां तक वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनिशियली फॉल करता है, अपने मिनिमम पॉइंट पर पहुंचता है, फिर वो वहां से राइज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्लियर है? तो यू शेप का कर्व हमारा होता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग विथ एवरी इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ। अब बात करेंगे एवरेज टोटल कॉस्ट का, एवरेज टोटल कॉस्ट या फिर जिसको हम बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। व्हाट इज टोटल कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, सिंपल सा बात है। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को मिला देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, टोटल कॉस्ट, ठीक है। व्हाट इज एवरेज टोटल कॉस्ट? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। यहां तक ठीक है। अब तुम मुझे बताओ एवरेज टोटल कॉस्ट का डायग्राम कैसा होगा? क्या ये डायग्राम इन दोनों डायग्राम के ऊपर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि दोनों को प्लस करके ही तो आ रहा है ना।
तो ये दोनों का जैसा डायग्राम होगा उसका इंपैक्ट इसके ऊपर आएगा। अब मुझे बताओ एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इनिशियली एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? स्टार्टिंग में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? तेजी से गिरता है ना? मैं लिख देता हूं, जोर से गिरेगा, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वो भी गिरता है लेकिन स्लोली गिरता है तो नीचे नीचे आता है। अब मुझे बताओ दोनों का इंपैक्ट क्या होगा? मैथ्स का मार्क्स, इकोनॉमिक्स का मार्क्स, दोनों में कम आ रहा है मार्क्स। मैथ्स में तेजी से कम आया है, इकोनॉमिक्स में स्लोली कम आया है, तो ओवरऑल मार्क्स क्या होगा? कम हो जाएगा। तेजी से कम होगा क्योंकि इसका इंपैक्ट बड़ा होगा, फिक्स्ड कॉस्ट का इंपैक्ट क्योंकि वो तेजी से फॉल किया तो उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा, तो ओवरऑल परसेंटेज क्या हो जाएगा तुम्हारा? कम हो जाएगा। तो एवरेज टोटल कॉस्ट इनिशियली क्या करेगा? तेजी से फॉल करेगा। बात समझ में आए? ठीक है। लेटर ऑन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? फॉल ही करता है फिक्स्ड कॉस्ट, लेकिन स्लोली फॉल करता है, ठीक है। तो मैं इसका डायग्राम छोटा सा डाउन बना देता हूं, ठीक है। लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? मिनिमम में आने के बाद लेटर ऑन क्या होता है? राइज करता है, और वो भी तेजी से राइज करता है ना? तो ये तेजी से राइज करता है। बताओ ओवरऑल इंपैक्ट क्या होगा? राइज करेगा, क्योंकि किसका पावर ज्यादा है? वेरिएबल कॉस्ट का पावर ज्यादा है, वो तेजी से राइज कर रहा है। वो स्लोली फॉल कर रहा है लेकिन ये तेजी से राइज कर रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा? ये राइज कर। बात समझ में आया? डायग्राम कैसे दो डायग्राम को मिलाकर तीसरा डायग्राम बना है। पहले स्टार्टिंग में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तेजी से फॉल करता है, ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट स्लोली फॉल करता है। जब दोनों चीज फॉल कर रहा है तो दोनों को ऐड करके तीसरा चीज तो फॉल ही करेगा, ये फिक्स है। बाद में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट स्लोली फॉल कर रहा है लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तेजी से राइज हो रहा है, तो किसका इंपैक्ट ज्यादा होगा? जो तेजी से हो रहा है उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा, तो एवरेज टोटल कॉस्ट क्या करेगा? यहाँ पर राइज होना शुरू होगा। तो बताओ अब एवरेज टोटल कॉस्ट का डायग्राम कैसा होगा? अगेन यू शेप का होगा। ये पहले फॉल करेगा फिर राइज करेगा। बात समझ में आया? तो छठवां नंबर डायग्राम हमारा कैसा होगा? यू शेप का होगा। पांचवा नंबर डायग्राम भी यू शेप का था, छठवां नंबर डायग्राम भी यू शेप का है, लेकिन दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, दोनों में थोड़ा अंतर है डायग्राम में, ठीक है। एक डायग्राम में जो शेप बनाओगे तुम, एक डायग्राम ऐसा बनाओगे और एक डायग्राम पूरा यू बनाओगे, ठीक है। ये वाला होगा एवरेज टोटल कॉस्ट का डायग्राम और ये होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम, ठीक है। क्लियर है बात? दोनों यू शेप का हुआ। अभी तक कितना डायग्राम पढ़े हम लोग? सीरियली बताओ, पहला डायग्राम कौन सा था? फिक्स्ड कॉस्ट डायग्राम कैसा होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेकंड डायग्राम क्या पढ़े? कैसा होता है डायग्राम? इन्वर्टेड एस शेप का। तीसरा डायग्राम कौन सा पढ़े? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का डायग्राम कैसा होता है? वही इन्वर्टेड एस शेप का होता है, लेकिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट का पॉइंट होता है। पांचवा डायग्राम कैसा होता है? चौथा डायग्राम कैसा होता है? चौथा डायग्राम कौन सा था? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप का होता है, ठीक है। पांचवा डायग्राम कौन सा था? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप का होता है। छठवा डायग्राम एवरेज टोटल कॉस्ट, ये भी कौन से शेप का होता है? यू शेप का होता है। क्लियर है बात? एक आखिरी डायग्राम अब हमारा बच गया है, मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम, ठीक है। देखो ये हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये एवरेज कॉस्ट को पढ़ लेते हैं पहले। एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, या फिर एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। एवरेज कॉस्ट कर्व वही यू शेप का होता है, पहले फॉल करता है, अपने मिनिमम पॉइंट पर आता है, फिर ये राइज करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब काम करो, फर्स्ट फेज सेकेंड फेज, यहाँ पे 3 फेजेस दिया, तीनों फेजेस को पढ़ लो। फर्स्ट फेज, when both average fixed cost average variable cost fall till the level of 2 unit of output, मतलब यहाँ पर एग्जांपल दिया है उसके हिसाब से बता रहा है। एवरेज कॉस्ट ऑल्सो फॉल, स्टार्टिंग में क्या होता है?
AFC फॉल करता है, ABC फॉल करता है, इसके लिए एवरेज टोटल कॉस्ट भी क्या करेगा, फॉल करेगा। ठीक है। स्टेज नंबर 2, फ्रॉम यूनिट 2-3 एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कंटिन्यूज टू फॉल। AFC क्या होता है, फॉल करता है, बट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। ABC क्या है, कांस्टेंट है। ये मिडिल वाला स्टेज है। मैं जैसे स्टार्टिंग में और एंड में बताया ना, बीच में एक और स्टेज है जहां पर वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट है, वो राइज नहीं कर रहा है या फॉल नहीं कर रहा है। ठीक है। सो एवरेज कॉस्ट आल्सो फॉल, एक फॉल कर रहा है एक कांस्टेंट है, तो नेट इफेक्ट क्या आएगा, फॉल। तो एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा हमारा, फॉल करेगा। तीसरा फेज, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट अभी भी फॉल कर रहा है, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अब राइज होना शुरू हो गया है और वो तेजी से राइज हो रहा है। तो नेट इंपैक्ट क्या आएगा, एवरेज कॉस्ट स्टार्ट्स राइजिंग। ABC राइज कर रहा है, AFC फॉल कर रहा है, नेट इंपैक्ट क्या आएगा, एवरेज कॉस्ट क्या होगा, राइज कर। ठीक है। तो इसीलिए डायग्राम कौन से शेप का होगा, यू शेप का। इनिशियली कॉस्ट फॉल करेगा, अपने मिनिमम पॉइंट में पहुंचेगा, फिर राइज करना शुरू कर जाएगा। ठीक है। ये तीनों डायग्राम देखो तो तीनों पढ़ा हुआ है क्या हमारा, पढ़ा हुआ है तीनों। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कौन से शेप का है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। उसके बाद सेकंड है हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। और तीसरा डायग्राम है हमारा एवरेज कॉस्ट। अब मुझे डायग्राम देखकर बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं लॉजिकली, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये ऐसे बढ़ता जाए, ये भी ऐसा बढ़ता जाए और दोनों एक दिन क्रॉस हो जाए? क्या ऐसा कभी हो सकता है, सोच कर बताना। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों इंक्रीज होते 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 एक पॉइंट में जाकर आपस में इंटरसेक्ट कर जाए? क्या ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इनके इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है? अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं, क्यों करेंगे, कब कर सकते हैं ये लोग? जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट सेम हो जाएगा। जब ये दोनों सेम है, इसका मतलब क्या है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, जीरो है। और हम अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी जीरो हो ही नहीं सकता। जब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी जीरो ही नहीं हो सकता, तो ये दोनों आपस में टच कैसे होंगे? क्योंकि फॉर्मूला क्या है, एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तुम बोल रहे हो ये दो इक्वल हैं, ये दो इक्वल कब होंगे, जब ये जीरो होगा तभी तो होंगे। और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जीरो हो ही नहीं सकता, हम अभी बात किए थे। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जीरो होने का मतलब क्या है, ये डायग्राम किसको टच कर दिया, एक्स एक्सिस को टच हो गया। और ये एक्स एक्सिस को कभी टच करेगा नहीं, ना कभी वाई एक्सिस को टच करेगा, तो कभी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमारा जीरो हो नहीं सकता। ये जीरो होगा नहीं तो कभी भी ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ये डायग्राम कैसे जाएगा ऊपर, ये अपना ऊपर पैरेलल नहीं, पैरेलल होने का मतलब क्या है, ये दोनों के बीच का गैप सेम होना चाहिए। ये दोनों के बीच का गैप सेम मतलब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहता है, ये तो फॉल करता है ना। तो इनका गैप धीरे धीरे कम होता रहेगा, कम होते 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 ऑलमोस्ट नियर टू इंटरसेक्शन पहुंच जाएंगे ये लोग, लेकिन कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। बात समझे, नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ये फॉर्मूला पता है, ये तो समझ में आ गया। ठीक है। अब मुझे बताओ, एवरेज कॉस्ट प्लस इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कब होगा, जब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, जीरो है, तभी होगा, अदरवाइज हो नहीं सकता। अच्छा, क्या एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जीरो हो सकता है? अभी हम बात किए थे, हो ही नहीं सकता। इसके जीरो होने का मतलब है ये एक्स एक्सिस को टच कर गया, है ना, जो कि ये कभी एक्स एक्सिस को टच करेगा नहीं। ठीक है। तो ये कभी जीरो हो नहीं सकता। अगर ये जीरो नहीं हो सकता तो ये दोनों आपस में कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। ठीक है। तो जब ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते तो ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकते। क्लियर है अब बात? ठीक है। इन दोनों का गैप धीरे धीरे क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, ये दोनों के बीच का गैप धीरे धीरे कम होता रहेगा, लेकिन ये दोनों आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है बात? ठीक है।
अच्छा, और एक चीज, अब डायग्राम देखकर तुम बताना, एक और क्वेश्चन। ये ग्राफ कभी भी किसी भी तरीके से क्या ये दोनों के नीचे आ सकता है? कभी भी किसी भी तरीके से क्या एवरेज कॉस्ट कर्व एवरेज वेरिएबल और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के नीचे आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये दोनों को ऐड करके वो बना है, ये दोनों को टोटल करने से वो आया है। ये इसके नीचे है, इसका मतलब कोई फिगर नेगेटिव है। ना वेरिएबल कॉस्ट नेगेटिव हो सकता है, ना फिक्स कॉस्ट नेगेटिव हो सकता है। तो इसीलिए ये हमेशा कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। और ये कभी किसी के साथ इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा, ना कभी वेरिएबल कॉस्ट के साथ इंटरसेक्ट करेगा, ना कभी फिक्स कॉस्ट के साथ इंटरसेक्ट। फिक्स कॉस्ट के साथ तो मतलब ही नहीं बैठता, ये कहाँ है और ये कहाँ है, ये तो कभी इंटरसेक्ट हो भी नहीं सकता। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट के साथ भी ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, पढ़ो, साइड में 3-4 पॉइंट लिखा है, फटाफट से पढ़ो। देखो तो तीनों पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन अबाउट एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, तीनों पॉइंट पढ़ो फटाफट से। मैं जो अभी 2-3 चीज समझाया वही लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट, कौन कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया? चलो मैं बता रहा हूँ पॉइंट वाइज, देखते हैं। एवरेज कॉस्ट कर्व विल ऑलवेज लाई अबव द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व because average cost at all level of output indicate both average variable cost and average fixed cost. एवरेज कॉस्ट कर्व सबसे ऊपर रहेगा हमेशा, ये कभी भी ना वेरिएबल कॉस्ट के नीचे आएगा, ना ये कभी फिक्स्ड कॉस्ट के कर्व के नीचे आएगा। क्लियर है बात? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पॉइंट नंबर 2, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रीचेस इट्स मिनिमम पॉइंट at level B, at point B, at the level of output lower than that of average cost curve. नॉर्मली क्या होता है देखो, ये पॉइंट जो है और ये पॉइंट जो है, ठीक है, दो ठो पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए है द लोएस्ट पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट कर्व का सबसे लोएस्ट पॉइंट जो है उसको हम लोग बोले पॉइंट ए। ठीक है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व का सबसे लोएस्ट पॉइंट जो है उसको हम लोग बोले पॉइंट नंबर बी। ठीक है, पॉइंट देखो कौन से डायग्राम में है ये, एवरेज कॉस्ट कर्व का लोएस्ट पॉइंट जो है यू शेप का है ना, यू शेप में एक लोएस्ट पॉइंट होगा। कोई भी चीज अगर यू शेप का है तो इसका लोएस्ट पॉइंट तो निकलेगा ना। ये जो लोएस्ट पॉइंट है, ये जो लोएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ए। ठीक है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लोएस्ट पॉइंट को हम क्या बोले? पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। वो इसका बोलने का मतलब ये है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट पहले अचीव होगा इन कंपैरिजन टू एवरेज कॉस्ट का लोएस्ट। देखो इसका लोएस्ट पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पर। इसका लोएस्ट पॉइंट कहाँ पर है? यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ से 0 से चालू करेंगे, पहले किसका लोएस्ट पॉइंट आया? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। बाद में किसका लोएस्ट पॉइंट आया? एवरेज कॉस्ट। बात समझ में आया? तो पहले लोएस्ट पॉइंट किसका टच होता है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट टच होता है। उसके बाद किसका टच होता है? एवरेज कॉस्ट का टच होता है। वही लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 2 में।
because when average variable cost is at its minimum point, average cost still falling because of falling average fixed cost. तीसरा point, as the output increases, the gap between average cost and average variable cost, ये दोनों के बीच का गैप क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा. देखो पहले गैप कितना ज्यादा था, फिर गैप कम हो गया, फिर और कम हो गया, और कम और कम और कम और कम. ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ये गैप और कम होता जाएगा. क्या ये दोनों टच होंगे कभी? कभी टच नहीं. ये गैप रिड्यूस होता जाएगा, रिड्यूस होते 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 ऑलमोस्ट जीरो के आसपास पहुंच सकता है, लेकिन ये कभी भी आपस में टच नहीं करेंगे, मतलब इक्वल कभी भी नहीं हो. ठीक है. कर्व डिक्रीजेस बट दे नेवर इंटरसेक्ट each other. It happens because the vertical distance between them is average fixed cost which can never be zero. 3 पॉइंट पढ़ने को मिला यहाँ पर तीनों डायग्राम को देखकर. पहला पॉइंट, एवरेज कॉस्ट कर्व सबसे ऊपर रहेगा हमेशा, ना वो कभी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कभी टच करेगा. एवरेज कॉस्ट हमेशा सबसे ऊपर रहेगा. पॉइंट नंबर 2, लोएस्ट पॉइंट सबसे पहले किसका आएगा? वेरिएबल कॉस्ट का आएगा, उसके बाद एवरेज कॉस्ट का आएगा. और तीसरा पॉइंट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों आपस में कभी भी टच नहीं करेंगे एक दूसरे को. ठीक है, क्लियर है. आखिरी कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट. व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता था? मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता था? व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करके जितना एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन हमें मिला उसे हम क्या बोलते थे? मार्जिनल यूटिलिटी. तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए जितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा उस कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है. एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करके जितना एक्स्ट्रा यूटिलिटी हमें रिसीव हुआ था उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते थे. उसी तरीके से एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करके जितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है, क्लियर है. तो वही फॉर्मूला है मार्जिनल कॉस्ट का. मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू एडिशन टू टोटल कॉस्ट वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड. फॉर्मूला वही है, टोटल कॉस्ट ऑफ एन यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस वन यूनिट, जो हम पहले से पढ़े हुए हैं. एक और फॉर्मूला है, डेल्टा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा क्वांटिटी, जो हम पहले पढ़े थे, डेल्टा टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्वांटिटी. यहाँ पे यूटिलिटी की जगह क्या है? कॉस्ट है. बस उतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है. मेन चीज है डायग्राम. अगेन डायग्राम कैसा है देखो, यू शेप दिखाई दे रहा है. अगेन यू शेप. तो ये तीसरा डायग्राम है जो यू शेप का है. पहला डायग्राम तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, दूसरा इन्वर्टेड एस शेप था, तीसरा भी इन्वर्टेड एस शेप था, चौथा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, पांचवा यू शेप था, छठवा यू शेप था, सातवां भी क्या है? यू शेप है. लेकिन तीनों के यू शेप में फर्क है. पहला वाला यू शेप कौन सा था? पहला वाला यू शेप ये था, दूसरा वाला यू शेप ये था, तीसरा वाला यू शेप ये. ठीक है. तीनों के यू शेप में थोड़ा थोड़ा फर्क है. बाकी तुम एग्जाम में कैसे भी बनाओ चल जाएगा. थोड़ा सा कोशिश करना बुक में जैसा बना हुआ है वैसे बनाने का. यू शेप बना देना, बस मार्क्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. एक सेकेंड. हाँ,
अरे देखो देखो देखो, बातचीत नहीं। मार्जिनल कॉस्ट डायग्राम देखो क्या होता है, यू शेप का होता है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम भी यू शेप का होता है। क्यों यू शेप का होता है? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है, एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने के लिए कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लग। तो यू शेप का होने का मतलब इनिशियली कॉस्ट कम होता है फिर बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? स्टार्टिंग में याद करो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एक लेबर आता है तो ज्यादा यूनिट बनाता है। तो अगर एक लेबर आया ज्यादा यूनिट बनाया तो कॉस्ट क्या होगा, कम होगा स्टार्टिंग में। इसीलिए स्टार्टिंग में कॉस्ट क्या होता है, कम होता है, अपने मिनिमम पॉइंट पर पहुंचता है। और उसके बाद फिर क्या होता है, लेबर आते जाते हैं, उनका सैलरी 500 रुपया बढ़ रहा है लेकिन आउटपुट इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, आउटपुट इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्लियर है बात? देखो यहां पर, अच्छा मार्जिनल कॉस्ट को फिक्स्ड कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये चीज हमेशा याद रखना। मार्जिनल कॉस्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा, क्या एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से फिक्स्ड कॉस्ट एक्स्ट्रा लगता है क्या, नहीं लगता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट को कोई लेना देना नहीं है। फिक्स्ड कॉस्ट अपना अलग है, मार्जिनल कॉस्ट अपना अलग है। मार्जिनल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट से लेना देना है। वेरिएबल कॉस्ट जितना बढ़ेगा मार्जिनल कॉस्ट उसी हिसाब से चेंज होगा, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट के हिसाब से मार्जिनल कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, वी नो दैट marginal cost is addition to total cost when one more unit of output is produced. Total cost equals to total fixed cost plus total variable cost. इसलिए marginal cost जो होता है, total fixed cost does not change with change in output. Marginal cost is independent of total fixed cost and is affected only by variable cost. Marking कर लेना, marginal cost is independent of fixed cost and affected only by change in variable cost. ठीक है, यू शेप का क्यों होता है? मार्जिनल कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज यू शेप कर्व ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वही एलवीपी जो हम पढ़े थे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इनिशियली क्या होता है, लेबर आते हैं तो ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस होता है, तो हमारा कॉस्ट क्या होता है, कम हो जाता है ना। मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। एक लेबर आएगा 500 यूनिट बनाएगा, तो मार्जिनल कॉस्ट तो 500 यूनिट्स के अगेंस्ट में तुम्हें सिर्फ 500 रुपए लगा ना। वहीं पर बाद में लेटर ऑन जब लेबर आएगा, प्रोडक्शन कुछ भी नहीं होगा एक्स्ट्रा, तो वो कॉस्ट जो है वो तो पूरा ही एक्स्ट्रा लगा तुम्हारा, उसके अगेंस्ट में कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ ही नहीं। ठीक है, इनिशियली units of law variable factor are employed with fixed factor which yields increasing return। कौन सा स्टेज का बात हो रहा है, स्टेज नंबर 1, जब हमें इंक्रीजिंग रिटर्न देखने को मिलता है, लेबर आते जाते हैं और प्रोडक्शन तेजी से इंक्रीज करते जाता है, एंड रिड्यूसेस मार्जिनल कॉस्ट। इससे मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट इनिशियली फॉल करेगा, उसके बाद लेटर ऑन डिमिनिशिंग रिटर्न होता है, इसीलिए मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये मिनिमम लेवल में आने के बाद मार्जिनल कॉस्ट हमारा अगेन इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। जो एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन वेरिएबल कॉस्ट का था, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, जो एक्सप्लेनेशन एवरेज टोटल कॉस्ट का था, सेम एक्सप्लेनेशन मार्जिनल कॉस्ट का है। तो 3 डायग्राम तुम देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम है, लास्ट का तीनों टॉपिक, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, तीनों वही यू शेप का होता है। तीनों इनिशियली फॉल होता है, अपने मिनिमम पॉइंट में पहुंचने के बाद राइज करना शुरू कर देता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो यहीं पर हम लोग एक बार स्टॉप करते हैं आज के लिए। रिलेशनशिप नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और हम नए चैप्टर में भी चले जाएंगे आगे। ठीक है, अदिति, इक्षित और श्रद्धा।